हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एलटी पेडागोगी का जो एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला सेशन है उस पर हम बात कर रहे हैं। आज जो हमने ये आपकी सीरीज चलाई हुई है एमसीक्यू की, ये आपकी सारी यूनिट्स को कवर कर रही है। सभी यूनिट्स में से क्वेश्चन है इसमें। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि यूनिट वाइज करा दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए पेपर में यूनिट वाइज नहीं आएगा। पेपर में तो हर जगह का आएगा। तो कैसा रहेगा, अगर पेपर में जाने से पहले आप पेपर से अवगत हों कि हाँ इस तरीके की चीजें बन सकती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में चलते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए रटने पर, बी समस्या हल करने पर, सी करके सीखने पर, और डी उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, रटने से रिलेटेड कोई भी बात एनसीएफ नहीं करता है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन या रट्टाफिकेशन की बात एनसीएफ नहीं करता है। खाली समस्या हल करने की बात भी नहीं करता है। बात करता है करके सीखने पे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे क्या करता है, फोर्स डालता है। इसके साथ ही साथ एनसीएफ 2005 का पूरा नाम जो है वो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। इंग्लिश में कहें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद रखेंगे, ये लर्निंग विदाउट बर्डन क्या था हमारा, इस ये जो एनसीएफ था उसका क्या था, आप कह सकते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन जो थी रिपोर्ट यशपाल कमेटी की, उस पर आधारित था। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड आगे को क्वेश्चन आते जाएंगे और पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, बेसिक एजुकेशन कह लीजिए, आप फाउंडेशनल एजुकेशन कह लीजिए, तो बुनियादी शिक्षा जो है क्या गांधी जी से भी रिलेटेड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो पहले चैप्टर से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए संपन्नता, बी श्रम के प्रति सम्मान, सी राष्ट्रवाद, और डी प्रतिस्पर्धा। तो बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया गया जो हमारा मूल्य है वो, देखिए ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशनल से ही आपको फाउंडेशन ऐसी डालनी है जिससे कि बच्चा क्या करे, आगे जाके अपने वोकेशनल फॉर्म में भी उसे क्या कर सके, यूज कर सके, है ना, व्यावसायिक तौर पे भी उसे यूज कर सके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्रम के प्रति सम्मान से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा किसने की? बहुउद्देशीय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कह दीजिए, मतलब या मल्टीपर्पज कह सकते हैं हम। ऐसे स्कूलों की अनुशंसा किसने की? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, जैसे कि हम सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नाम है मुदालियर कमीशन। ठीक है, जो कि 1952 से 53 तक चला है, याद रखिएगा। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी कि एनईपी आपकी 1986, आप लोगों को जैसा कि पता होगा। सबसे पहली जो हमारी शिक्षा नीति आई है वो आई है 1968 में, दूसरी आई है 1986 में, तीसरी आई है 2020 में। ठीक है, तो 1986 वाली जो शिक्षा नीति है, इसके तहत काफी सारी बात की थी कि स्कूलों में क्या क्या सुधार होने चाहिए। फिर इसके सुधारात्मक फॉर्म में 1992 में एक शिक्षा नीति आई। ये सभी पॉइंट में इसलिए बता रही हूँ ताकि रिवीजन हमारा होता चले। साथ ही साथ याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह भी इनके बाद आए हैं। इन्हीं से रिगार्डिंग कुछ बातें हुई थी जिसपे उठा था ये सवाल। फिर इसके बाद है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जिसकी अध्यक्षता की थी हमारी दौलत सिंह कोठारी जी ने 1964 से 1966। ठीक है, याद रखेंगे इसे। साथ ही साथ त्रिभाषा सूत्र दिया इसने। बहुत सारी अन्य चीजों के बारे में बात की है, क्योंकि ये पहला एजुकेशन सिस्टम था जिसने जीरो से लेके ऊपर तक के जितने भी चीजें हैं उसमें एजुकेशन के बारे में क्या करी, बात करी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, और साथ ही साथ कोठारी में एक और चीज थी, 6% हमारे जीडीपी का खर्च होना चाहिए शिक्षा पे, ये भी कोठारी आयोग के तहत कहा गया था। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने जो था विश्वविद्यालयों में जो चीजें थी, क्या शिक्षा का सुधार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिपोर्ट बिठाई। उसके लिए तहत बहुत सारे लोगों को भेजा गया और ग्राउंड लेवल पे देखा गया कि क्या क्या कमियां हैं, उनके सुधार पे काम करा गया इसके तत्पश्चात। ठीक है, तो हमारा आंसर बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा किसने की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मुदालियर आयोग ने की थी, हम याद रखेंगे। साथ ही साथ कोठारी आयोग का दो और नाम है, इंडियन एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किसके नाम से जानते हैं? राधा कृष्ण आयोग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इस आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 में, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो हमारा था उसके द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आप लोग समझ ही सकते हैं, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया,
मुदालियर कमीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई कानून बनाया गया है? जैसे कि आप लोगों को पता है आरटीई का जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, या फिर आप इसे ऐसे भी कहते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं एक तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, है ना। तो किस साल के लिए था? 10 वर्ष से ऊपर के, किसी भी उम्र के, या 6 से 14 वर्ष के, या 16 वर्ष तक के। तो ये तो आप लोगों सभी को पता होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या था? ये था आरटीई। साथ ही साथ इसके तहत बहुत सारी अन्य बातें भी की गई थी। आरटीई के तहत कहा गया था कि इसके अंदर बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जिससे रिलेटेड चर्चा हम अभी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नीचे हम करते जाएंगे। साथ साथ याद रखेंगे इसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के बारे में तो सीधे सीधे बात फिर अब है ही, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों की बात इसके तहत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं अपर जो प्राइमरी लेवल है उसमें कितने घंटे का आपको गृह कार्य यानी कि होमवर्क देना चाहिए बच्चों को? 3 घंटे का, 1 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, या 2 घंटे का? तो याद रखेंगे अपर प्राइमरी में क्या कहा गया है आपका, 2 घंटे का क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला, और ये देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकारी, आप लोग समझ रहे हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 8 अगस्त 2009, दूसरा है 6 अगस्त 2009, सी है 6 नवंबर 2009, या फिर 4 अगस्त 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अगस्त 2009। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? आरटीई किस में पारित हुआ था? लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो आरटीई विधेयक राज्यसभा में 20 जुलाई तथा लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। और आरटीई विधेयक पर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने क्या करे थे? हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता ही है 2010 में क्या हो गया था? सभी जगह लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरटीई 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालयों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम संख्या प्रतिशत निर्दिष्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी होती है उसमें न्यूनतम संख्या अभिभावकों की या माता पिता की कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 20%, बी 60%, सी 50%, या डी 75%। याद रखिएगा 75% इसके तहत क्या की गई है? बताई गई है। ठीक है, और जिसमें से महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है ये ऑप्शन में दे रही हूं आपको, 20, 30, 50 या 60, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि न्यूनतम संख्या यानी कि मिनिमम नंबर जो आपके एसएमसी के अंदर पेरेंट्स हो सकते हैं या गार्जियन हो सकते हैं वो कितने होने चाहिए? 75%। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, यानी कि शिक्षक जो है वो आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल आप कह सकते हैं, या तो वर्किंग आवर्स जो है एज एन आप कह सकते हैं वीकली कितना है? 45 आपके घंटे हैं, 50 आवर्स, 48 आवर, या फिर 40 घंटे। तो याद रखिएगा एक हफ्ते की बात करी जाए तो 45 घंटों की बात इसके तहत की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का अधिकार कब उद्घोषित हुआ? नवा क्वेश्चन हमारा जो है शिक्षा का जो अधिकार था कब उद्घोषित हुआ? 2005 में, 2009 में, 2006 में, या 2010 में? तो देखिए 2009 में ही, आपको पता ही है आरटी 2009 एक्ट 2009 हम कहते हैं, यानी कि 27 अगस्त 2009 को जारी तो की गई थी ये। ठीक है, लेकिन अब आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से लागू ये 2010 में हुआ। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 27 अगस्त 2009 को जारी की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आरटीई 2009 कानून के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? यानी कि आप कह सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, निजी विद्यालय होते हैं, उनको एटलीस्ट मिनिमम इतने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे तो रखने ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए 25%, बी 30%, सी 50%, या डी 20%। तो याद रखिएगा 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको क्या करनी पड़ेगी? रखनी पड़ेगी निजी विद्यालयों के लिए। ये बात की गई है आरटीई के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट
आंसर। पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। उसके बाद अपने नंबर चेक कीजिए। याद रखिएगा, जो इस तरीके से कर रहा है उसे उसे क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको खाली बस देख के ये सुनते नहीं रहना है। देखिए, पॉज करिए, आंसर दीजिए, जिससे आपको और मतलब सारे आंसर एक जगह पे मतलब वो नोट डाउन कर लीजिए कि आपके कितने सही हो, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनिट 5, जिसमें कि आपके सारे दिए हैं केवीएस एनवीएस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब ये आ गया। एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नवोदय विद्यालय बने हैं, नवोदय विद्यालय जो कि एनवीएस है, इसका फुल फॉर्म हो गया नवोदय विद्यालय संगठन। केंद्र कर्मचारियों के बच्चों के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों के लिए बने हैं। बी, राज्य कर्मचारियों के बच्चों के लिए यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों, जो कर्मचारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए यानी कि रूरल, जो आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं रूरल एरियाज में जो होते हैं उनके लिए। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो पॉज कीजिए और आंसर जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। जबकि केवीएस क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों के जो बच्चे होते हैं, चूंकि केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं उनका स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि ट्रांसफर होता रहता है, सेंट्रल एम्प्लॉयज का स्थानांतरण होता रहता है, खासतौर पे जो सेना में है ना, तो उनके बच्चों के लिए केवीएस बनाया गया है। जबकि एनवीएस है रूरल इलाके में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए क्या करा गया है, विशेषकर रूप से बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरटीई कानून में प्रस्तावित अध्यापक छात्र अनुपात है, यानी कि आरटीई के अंदर जो आपका आप कह सकते हैं टीचर प्यूपिल रेशियो कितना है। याद रखिएगा, प्यूपिल टीचर आता था अक्सर, अब इससे पहले अब कुछ नया आ गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। 1:25, 1:30, 30:1 या 1:40। तो क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़िएगा आंसर देने से पहले। अध्यापक छात्र कहा है, अध्यापक कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 30 छात्र में कितना, एक अध्यापक। तो 1:30 विल बी द राइट आंसर। बहुत जने 30:1 लगा रहे होंगे इसमें, वो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, याद रखिएगा, और हाँ इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आरटी जो है 2009 में 38 धाराएं, 7 अध्याय तथा 1 अनुसूची है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया कितने चैप्टर हैं करके, तो 7 चैप्टर हैं, 38 धाराएं तथा 1 अनुसूची है। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत 135वां हमारा क्या बना था, देश बना था इसे लागू करने वाला। सबसे पहला देश कौन सा था, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं इसमें कि प्राइमरी लेवल पे कितने आर होने चाहिए, और टीचर के जो वर्किंग आर होते हैं वो कितने होने चाहिए, और एलिमेंट्री पे कितने होने चाहिए, ये सब चीजें भी कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई, यानी कि इंडियन एजुकेशन जो आपका कमीशन था उसकी शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि इसकी शुरुआत कब हुई। फर्स्ट है 1890 ईस्वी, सेकेंड है 1990, थर्ड है 2000 और डी है 1882। तो याद रखिएगा, एक तो आपका हम इंडियन एजुकेशन जो कमीशन है शिक्षा के अंदर, नेशनल एजुकेशन कमीशन, और बहुत सारी जगह पे उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा है, कोठारी को भी कहते हैं, लेकिन एक यहाँ पे इंडियन एजुकेशन कमीशन अगर हटके ही आपका आएगा, जबकि जहां पर को आपके कोठारी से हटके ऑप्शन होंगे, कोठारी वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये बात किसकी कर रहा होगा, फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1882। ठीक है, अब इसे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं पहले। शुरुआत की जब बात की जाए ना, तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का गठन सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन की सहायता से तथा विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इसमें प्राथमिक शिक्षा पे क्या दिया गया था, बल दिया गया था, प्राइमरी एजुकेशन पे फोर्स, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से इफेक्टिव रूप से काम किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एनसीएफ 2005 स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है। मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग हर स्तर पे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो उसे वो क्या करना चाहता है, लागू कराना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए कला शिक्षा, बी स्वास्थ्य शिक्षा, सी मनोविज्ञान या डी शिक्षक शिक्षा। तो याद रखिएगा, कला शिक्षा को क्या कराया गया है, प्रत्येक स्तर पे लागू करने की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और याद रखिएगा एनसीएफ 2005 ने 10वीं बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाने का सुझाव भी क्या दिया था। ठीक है, बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए करके। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ योजना पद किस शिक्षाविद ने सुझाए। आप लोगों को पता है लेसन प्लान के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो किसने बताए थे, हरलॉक ने, कार्लसनिक ने, हर्बर्ट ने या जॉन डीवी ने।
ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप बहुत सारे जनों को ऐसा पता भी होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी प्रणाली भी दी, जिसे PPCGA से आपको मैंने याद भी करवाया था, है ना। ठीक है, प्रिपरेशन आप कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, और लास्ट वाला क्या है, एप्लीकेशन या एसिमुलेशन। ठीक है, और इसके बाद जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी आप लोगों को पता ही है, प्रैग्मेटिज्म के क्या हैं, समर्थक हैं। और जॉन डीवी ने बहुत सारे काम किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के बारे में भी इन्होंने बात किया, और इनके स्टूडेंट किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम याद रखेंगे इसे। ठीक है, हर्बर्ट ने क्या दिए थे, पंचप्रदीप प्रणाली भी दी थी, और 1938 में इन्होंने अमेरिका में इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, जिसे दैनिक पाठ्य योजना का जनक भी इन्हें कहा जाता है, हर्बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था आपका, वो किस वक्त आपका लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1997, बी 1994, सी 2000, या डी 1993। तो याद रखिएगा 1994 में क्या किया गया था, ये लागू किया गया था। ठीक है, 1994 में हमारा ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था उसे लागू कर दिया गया था, क्योंकि जो आप लोगों ने देखा था NEP 1992 भी हमारे सिलेबस में है, तो उसके अंतर्गत ही ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैंने इस पर बात करी है। आपका जो NEP 1986 थी, दूसरी जो हमारी शिक्षा नीति थी, उसमें सुधार के पश्चात, संशोधन के पश्चात 1992 वाली हमारी NEP आई। तो 1992 के अनुकरण करने के हिसाब से उसमें क्या लिखा था कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का उद्देश्य था। ठीक है, उसके तहत आपका जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आपका 1994 में क्या किया गया, शुरू किया गया, जैसे DPEP भी आप कह सकते हैं। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी जो आपका था एक, ठीक है, सेकंड, जिसकी शुरुआत 1997 में की गई, और जिला प्राथमिक आपका शिक्षा कार्यक्रम थर्ड था, जिसकी शुरुआत कब की गई, 2000 में। तो आई होप आप याद रखेंगे। DPEP की आपकी शुरुआत की गई 1994 में, इसका सेकंड पार्ट किया गया 1997 में, और थर्ड पार्ट इसका आपका किया गया है 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया था, यानी कंकरेंट लिस्ट में कब डाल दिया गया था एजुकेशन को, 1978 में, 1986 में, 1976 में, या फिर 1992 में। ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर जरूर दीजिएगा। तो याद रखिएगा 1976 में क्या कर दिया गया था, इसे समवर्ती सूची में डाल गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत ये काम किया गया था। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किसके तहत डाला गया था, तो कौन सा आर्टिकल था, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 21 का क। तो ये तो आप सभी को पता होगा। RTE इसके बारे में बात करता है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि शिक्षा क्या है, एक तरीके का सभी का क्या है, अधिकार है शिक्षा में, इसके बारे में बात करता है RTE, और जिसके तहत आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आप याद भी रख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002, जिसके तहत अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत क्या आता है, RTE। ठीक है, RTE की बात कब की गई है, 21 का क। ठीक है, आपको याद ही होगा आप ये जो आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, यानी कि आर्टिकल 45 को हटा के फिर क्या कर दिया गया था, 21A के तहत क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 21 का क हमारा बात करता है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान, यानी कि RTE के अंतर्गत 21A आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पहले के जमाने में आपने ध्यान दिया होगा, कहीं भी कुछ भी करना होता था तो टीचर को लगा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। अब क्या कर दिया गया है, काफी ज्यादा सोच समझ के लगाया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंट आपने ध्यान दिया होगा, इलेक्शन ड्यूटीज में टीचर्स को लगाया गया था। तो भाई एक चीज हमारा यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अच्छा, चुनाव संबंधी कार्यक्रम में तो टीचर को लगाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जनगणना में, क्योंकि जनगणना आपको पता ही है काफी टाइम बाद होती है, जनगणना में टीचर को लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है भाई। जनगणना में क्या, आपदा राहत कार्य में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्यक्रम में लगाया जाता है, और पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है। तो किसमें आपको बताना है इसमें कि किसमें आपको
नहीं लगाया जाता है टीचरों को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जनगणना में बिल्कुल लगाया जाता है, आपदा राहत कार्यों में भी लगाया जाता है, चुनाव संबंधी में तो लगाया ही जाता है। पल्स पोलियो में टीचर का काम नहीं है। इसके लिए संदर्भ में क्या की गई थी, बात भी की गई थी, ठीक है। ये भी आरटी के अंतर्गत बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना जो बनती है किस आधार पर बनती है? देखिए, भारतवर्ष में आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज साइंस के लिए भी पाठ्य योजना बनती है और आर्ट्स के लिए भी बनती है। तो सोशल साइंस के बारे में बात हो रही है अभी, स्पेशली सामाजिक विज्ञान बनाने के लिए कौन सी प्रणाली पे काम किया जाता है? मॉरिसन प्रणाली पर, हर्बर्ट की पंचप्रदीप प्रणाली, डीवी प्रणाली पर, या रूसो प्रणाली पे? अब देखिए, डीवी और रूसो वाले तो खैर यहाँ कुछ होता ही नहीं है। मॉरिसन और हर्बर्ट के बारे में बात करते हैं, तो हर्बर्ट की प्रणाली पे क्या किया जाता है, जनरली काम किया जाता है। जिन्होंने अपनी पंचप्रदीप प्रणाली दी थी, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंचप्रदीप प्रणाली के बारे में बात करते हैं, हर्बर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नॉट सी, क्योंकि हर्बर्ट की पंचप्रदीप प्रणाली तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो शिक्षण के चर भी आप लोगों ने देखा होगा हमारे सिलेबस में, ये सारी चीज़ें ही लगभग कहीं ना कहीं से इंक्लूड होती हैं। करिकुलम भी हमारे सिलेबस में है, और शिक्षा को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें भी हमारे सिलेबस में है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, या सभी? आप लोग याद रख सकते हैं सिलेबस या फिर करिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सा आपका कह सकते हैं आप हमारा मतलब चर है, यानी कि आप बात कर रहे हैं ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या इंटरवेनेबल है, ठीक है, या फिर ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके के इसमें होते हैं, टीचर, चिल्ड्रन, और तीसरा होता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो मध्यस्थ जो होता है, बीच में जो आता है, वो होता है आपका करिकुलम, या आप बात कर सकते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीएफ 2005 की प्रमुख बाधाएं हैं। इसकी प्रमुख बाधाएं क्या हैं? आर्थिक समस्या, रूढ़िवादिता, भाषावाद, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, आर्थिक समस्या भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। रूढ़िवादिता तो प्रॉब्लम ही है, एक तरीके से वर्ड ही आपको नाम ही थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। भाषावाद भी, अब फिर जब 2 हो गए हैं तो तीसरा भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में सर्वप्रथम आरटीई लागू करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, नॉर्वे, रूस, या भारत? तो याद रखेंगे, सबसे पहले लागू किया गया था नॉर्वे द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। भारत हमारा 135वां बना था देश, ठीक है, इसे लागू करने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, जो परिभाषा किसने दी? ठीक है, तो ये परिभाषा दी थी जॉन एडम्स ने, या फिर जॉन डीवी ने, या फ्रोबेल ने, या वुडवर्थ ने, ठीक है। तो ये आपकी फ्रोबेल द्वारा कहा गया क्या है, कथन है, फ्रोबेल ने कहा है। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रोबेल से रिलेटेड, भाई किंडरगार्टन मेथड का फ्रोबेल ने क्या करा है, बनाई है किंडरगार्टन मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, किंडरगार्टन का इन्होंने निर्माण किया। किंडरगार्टन पद्धति जो 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयोगी है। फ्रोबेल जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो अब तो ये आपके लिए आसान हो गया, अभी हमने इस पे बात करी। तो 135वां हमारा देश भारत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को भारत में आरटीई 2009 लागू किया गया था। याद रखिएगा, बंद 2009 में गया था, लेकिन 1 अगस्त 2010 को संपूर्ण भारत में लगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योगात्मक आकलन है, तो आप लोगों को पता ही है, सीसीई जो है, ये भी हमारे सिलेबस में है, कॉन्टिन्यूसन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसकी तरह आप बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, और असेसमेंट आप कह सकते हैं एज लर्निंग, हम इसके तहत बात करते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आपके मेन जो है पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं, फॉर्मेटिव आपके पूछा जाता है और एक समेटिव पूछा जाता है, ठीक है। तो एक होता है आपका जो पेपर में ज़्यादातर पूछा गया है, अधिगम के रूप में आकलन, और एक है आपका अधिगम का आकलन, सॉरी अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर को फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है, ठीक है, या के लिए आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कक्षा के दौरान आप चीज़ें पूछ रहे हैं,
उसके दौरान आप लोग जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं कि हाँ बच्चा कुछ सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। इसमें रीइंफोर्समेंट, पृष्ठपोषण ये वगैरह चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट जो होता है ये आपने जब बच्चा एग्जाम देता है एंड ऑफ जब पीरियड चल रहा होता है पूरे सेशन का, तब होता है। ठीक है, तो योगात्मक का मतलब है आप समझ रहे हैं समेटिव असेसमेंट, यानी कि संपूर्ण रूप से जब होता है आकलन, तो ये होता है सीखने का आकलन में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यही पेपर में ज़्यादा आते हैं, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। के लिए वाले में क्या होता है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान आप लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, या पृष्ठपोषण वहाँ पे दिया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट वगैरह दिया जाता है, कितना समझ पा रहा है बच्चा, रीफीडबैक, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एक्शन रिसर्च जो है आपके फंडामेंटल रिसर्च जो होती है उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बी, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, इसका विद्यालय से संबंध नहीं होता। देखिए ये तो विद्यालय तौर पे ही होता है, आपको अच्छे से पता है। एक्शन रिसर्च जो है ये तत्कालीन समस्या के लिए किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप कह सकते हैं कि जो जल्दी से जल्दी जो समस्या आपकी आती है वो भी विद्यालय में जब कुछ कार्यक्रम चल रहे होते हैं, अंदर अंदर ही विद्यालय में कुछ ऐसी समस्या आती है, उससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा ही क्या किया जाता है भाई, सीधी सी बात है, आपके विद्यालय स्तर पे हो रही है, कोई प्रमाणित उपकरणों पे आधारित ऐसा नहीं होता है, ना ही ये न्यायदर्श पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक स्कूली तौर पे होता है, जहाँ पर को अध्यापक और बच्चा हो सकता है और शैक्षिक प्रबंधक, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आ सकते हैं, वो तत्काल समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल के अंतर्गत आती है समस्या। ठीक है, एक्शन रिसर्च इस पे काम किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्रियात्मक अनुसंधान में यानी कि एक्शन रिसर्च में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कोई हाइपोथेटिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती, उनका कोई निर्माण नहीं किया जाता है। अगला है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, यानी कि समस्या कैसी होंगी उसके कारण पर आधारित होते हैं। सी, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, इसलिए किया जाता है तो कि उसके फिर वेरीफाई किया जा सके। या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक जो उपकल्पनाएं होती है ना उसका निर्माण कारणों पे आधारित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है ना, आपके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आई, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसका क्या किया, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब क्लास 10th में बच्चों के सर्टिफिकेट में या क्लास 12th में बच्चों के लिए क्या कराया जाता है, नाम वगैरह लिखाया जाता है। ठीक है, तो और अगर वो गलत हो जाता है सपोज दैट, तो फिर विद्यालय स्तर पे ही उसमें क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान ही है एक तरीके का। ठीक है, दूसरी बात ये है किसी बच्चे का कुछ सामान वगैरह चोरी हो जाता है तो स्कूल अपने लेवल पे ही उसको क्या कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है। ये नहीं कि पुलिस के पास चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, कार्य करते हुए किया जाता है तथा क्रियात्मक अनुसंधान का विकास प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था की क्या है, देन है। ठीक है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन से रिलेटेड ये बात आ गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। मतलब देखिए आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों ने एक्शन रिसर्च के बारे में अलग अलग बात करी, एनसीईआरटी ने भी इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं, एंडरसन ने भी इसके कुछ 8 अपने स्टेप दिए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या करी है, बात करी है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो हमारा ये शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है। और एम कोरे ने भी इसके रिलेटेड बात करी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको जो आपका एजुकेशन में यूज किया था वो कौन थे, एम कोरे थे, जबकि नॉर्मली बात कर्ट लेविन द्वारा की गई थी। ठीक है, सबसे पहले कर्ट लेविन द्वारा बात की गई थी, लेकिन एजुकेशन में प्रयोग एम कोरे द्वारा किया गया था। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एक्शन रिसर्च से क्या रिलेटेड क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके तहत शोध का आकल्प कठोर होना, उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यीकरण या कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। देखिए जो किसी भी काम को काम बनाएगा वो क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट भाई उससे रिलेटेड अगर वैसा कुछ आए तो वो एक्चुअल में काम बना। इसलिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन क्या बनाता है, इसको
आप कह सकते हैं एक्शन रिसर्च बनाता है। खाली उपकल्पनाओं के निर्माण से आप नहीं बता सकते हैं कि एक्शन रिसर्च हो रखी है। खाली शोध का आकल्प बहुत कठोर हो गया, देखिए इतना कठोर तो होता भी नहीं है जितना इसमें बता रहा है ना। अगला है सामान्यीकरण, भाई क्योंकि वो तो हर बार नई समस्या हो सकती है, हर बार नई समस्या को आप कैसे सामान्यीकृत कर सकते हैं, वो तो नई क्या है चीज हर बार होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं, यानी कि आप कह सकते हैं रिसर्च प्रोसेस की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्यालयों में साधनों की कमी, बी अधिक समय लगना, सी 1 व 2, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, विद्यालयों में साधनों की कमी हो सकती है, ये भी इसकी एक कमी है। मतलब आप मान सकते हैं कई बार ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि विद्यालयों में साधनों की कमी हो और वो प्रोसेस ना हो पा रही हो, और कभी कभी अधिक समय भी इसमें लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कर सकता है, आप कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहला है मानसिक वृत्ति, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अभिसमता और चौथा है रुचि। ठीक है, तो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो देखिए मानसिक वृत्ति जो है वो क्या हो सकती है, समस्या समाधान में बाधक हो सकती है। बाकी देखिए एप्टीट्यूड से ऐसा कुछ रिलेटेड होता नहीं है, बुद्धि जरूरी नहीं है कि समस्या समाधान में बाधक ही हो, और रुचि भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। या आपको इसका क्या आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर्ट लेविन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लेविन ने मानवीय संबंधों को ठीक कराने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 1946 ईस्वी में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने के लिए जोर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ट लेविन जो थे उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि सोशल आप कह सकते हैं साइंस के क्षेत्र में इसके आसपास इन्होंने क्या करी थी, 1946 के आसपास बात की थी। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती हैं। अब ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए समाज की बुराइयां, बी छात्रों में धूम्रपान की लत, सी नगर की गंदगी, डी उपयुक्त सभी। भाई एक्शन रिसर्च का मतलब तो सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि विद्यार्थी हो सकता है, अब टीचर उस विद्यार्थी से रिलेटेड कोई चीज सुलझा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज सुलझा सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है, समाज की बुराइयां तो इसके अंदर अंतर्गत कहीं से कहीं तक आती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा है छात्रों में धूम्रपान की लत, हाँ भाई ये हो सकता है। तीसरा है नगर की गंदगी, भाई नगर की गंदगी से तो कोई मतलब ही नहीं है। और चौथा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। छात्रों की धूम्रपान की जो लत है उसे कई हद तक क्या कराया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कराई जा सकती है, जो कि एक्शन रिसर्च के अंतर्गत ही आई, क्योंकि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आ रही है। साथ ही साथ एक टीचर अपने आप को आइडियल वे में क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, या फिर जानने की कोशिश कर सकता है कि बच्चे को ऐसी क्या प्रॉब्लम है ना, उसकी फैमिली में जाके या फिर ऐसा कुछ पता करके अपने तौर पे पता कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान का अर्थ क्या है, यानी कि एक्शन रिसर्च में रिसर्च का मतलब क्या है। एक बार खोजना, बार बार खोजना, वैज्ञानिक खोज, या विद्यालय में खोजना। ठीक है, पॉज कीजिएगा और बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्शन रिसर्च है तो विद्यालय में ही खोजना इसका मीनिंग होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसर्च का मतलब ये है कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, बार हमारी कोई चीज खो जाती है, हम उसे बार बार ढूंढ रहे होते हैं, है ना, एक बार में ढूंढने पे मिल जाए जरूरी नहीं है ना, तो बार बार हम इसे ढूंढते हैं, तो बार बार खोजना होता है इसका मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी का रूपांतरण क्या होता है, अनुसंधान, और इसका मतलब क्या होता है, बार बार खोजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख अपनी पुस्तक रिसर्च टीचर्स में किसने किया। मतलब एक्शन रिसर्च जो ये है इससे रिलेटेड एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, रिसर्च टीचर्स। ठीक है, किसने लिखी थी, बकिंघम ने, कोरे ने, मुनरो ने, गुड ने। तो पॉज कीजिएगा और आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बकिंघम ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोरे ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बकिंघम की ये किताब है, कंफ्यूज मत होइएगा कोरे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उपयोग किसने व कब किया। ठीक है, तो शिक्षा, अब देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, सबसे पहले शुरुआत में जबकि मैंने आप लोगों को बताया कर्ट लेविन ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, लेकिन शिक्षा के प्रयोग में किसने किया। ऑप्शन नंबर ए मुनरो 1930 में, एस एम कोरे ने 1953 में, बकिंघम ने 1926 में, या फिर गुड ने 1950 में। तो ध्यान दीजिएगा, कोरे ने। ठीक है, एस एम कोरे ने इसका शिक्षा में क्या किया था, प्रयोग किया था। जबकि लाए कौन थे, सबसे पहले प्रयुक्त किसके द्वारा किया गया है, कर्ट लेविन के द्वारा। तो दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द सर्वप्रथम 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर थे स्टीफन एम कोरे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है शिक्षा जगत में इसका क्या है, एक तरीके से व्यवहारिक तथा निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक एक तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि समस्या को पहले देखेंगे भी तो उसके तह तक भी तो जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसमें सुधार करेंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सबसे पहले किस देश में इस रिलेटेड बात हुई, या ये जो फॉर्मूला था किस देश ने अप्लाई किया गया? फॉर्मूला क्या मतलब, एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में यूज करना है ना, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो याद रखिएगा अमेरिका में सबसे पहले क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यांकन होता है। ए आंतरिक मूल्यांकन, बी बाह्य मूल्यांकन, सी 1 व 2 और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ये कोई बाह्य मूल्यांकन नहीं होता है, ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। स्कूल के अंतर्गत जो परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड समस्याओं में इसके अंदर बात होती है, तो ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्रियात्मक अनुसंधान कब किया जाता है, यानी कि एक्शन रिसर्च कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण पूर्व यानी कि टीचिंग से पहले, बिफोर टीचिंग, बी किसी भी समय यानी कि एनी टाइम, सी शिक्षण उपरांत यानी कि आप कह सकते हैं इन द टाइम ऑफ टीचिंग, और डी है शिक्षण कार्य करते समय। शिक्षण उपरांत तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर टीचिंग, और डी आपका हो जाएगा इन टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान कब किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा शिक्षण से पूर्व कैसे कर देंगे आप इसे, शिक्षण से पूर्व तो फिर भाई कोई समस्या ही नहीं आएगी, है ना। और किसी भी समय तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स आती नहीं, तो देखिए शिक्षण कार्य करते समय अक्सर क्या होती हैं, ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है, वैज्ञानिक चिंतन, परावर्तित, विकेंद्रीय चिंतन, उपयुक्त, सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, इसका आंसर जरूर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है? हिंदी जगत में सन 1965 ईस्वी में कामता प्रसाद पांडे ने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान नामक पुस्तक की रचना की। तो ये भी पेपर के नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। हिंदी जगत में किसने करी थी? कामता प्रसाद पांडे ने। तो क्रियात्मक अनुसंधान नाम का ही क्या थी, इनकी पुस्तक थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा अनुसंधान के 4 स्तरों में सर्वाधिक उच्च स्तर है। ठीक है, आंतरिक वैधता, सैद्धांतिक अनुसंधान, आदतों का संकलन, या बाह्य वैधता। यानी कि आप कह सकते हैं एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत आपके 4 लेवल्स हैं, तो इनमें से सबसे आप कह सकते हैं हायर लेवल कौन सा है। ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में आंतरिक वैधता को कोई फिर यहाँ पे बात नहीं आती है। शिक्षा में सैद्धांतिक वैधता बहुत मतलब आप कह सकते हैं सैद्धांतिक अनुसंधान बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुनरो के अनुसार शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। ठीक है, मुनरो ने ये कहा है अपने अनुसार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है समय, वाचन, संदर्भगत समय, या उपयुक्त सभी। तो मतलब कहने का मतलब यह है एक्शन रिसर्च जो है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम, या जब वाचन हो रहा है, या देखिए तो यह ध्यान दीजिएगा, जब वो हो रहा है उस वो टाइम जब आपको एक्शन रिसर्च कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई जिस दौरान आपको एक्शन रिसर्च करने की जरूरत पड़ी, तो वो समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि खाली समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शिक्षण में होने वाली समस्याओं के लिए समाधान के लिए किया जाता है शोध, अनुसंधान, खोज, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। यानी कि टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? खाली शोध यानी कि खाली रिसर्च आपका हो सकता है, या खोज कोई डिस्कवरी। तो एक्शन रिसर्च हमारा क्या है इसमें? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान देना, नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, या ऑप्शन नंबर डी है नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। मतलब इसका मेन काम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा,
खाली ज्ञान देना कोई इसका बात नहीं है, खाली नए तथ्यों की खोज करना जरूरी नहीं है ना हर बार एक्शन रिसर्च करने पे नए तथ्य ही पता चले। सी है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, और डी है नई व आधारभूत समस्या का समाधान करना। तो नई भी जरूरी नहीं है, ये स्थानीय मतलब है, ये स्थानीय शब्द जो है एक पर्टिकुलर जगह से, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह फॉर्मल एजुकेशन जहां हम लेने जाते हैं, स्कूल से रिलेटेड संबंधित बात पे यूज हुआ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का सीधा संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। राइट स्टोन ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को आगे गति दी है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिना बोझ के अधिगम, बी बिना भार के अधिगम, सी लर्निंग विदाउट बर्डन, डी मतलब उपयुक्त में से ये सभी। ठीक है, तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए सारी बातें क्या है, कहीं ना कहीं सही हैं, और याद रखिएगा यशपाल कमेटी की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन के तहत इसके अंतर्गत बात की गई थी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि 1993 में रिपोर्ट आई थी, और दूसरा है करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग भी इसका क्या है, एक मेन आप कह सकते हैं मुख्य फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए एनसीईआरटी, बी अशोक मेहता समिति, सी यशपाल समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। किसका जो निर्माण था ये किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग सीधे आंखें बंद करके यशपाल कमेटी लगा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा निर्माण किया गया है एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, वो तो खाली रिपोर्ट तैयार की गई थी उनके द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा। तो देखिए एनसीएफ 2005 के निर्माण की पहल वैसे एक्चुअल में की गई है एमएचआरडी, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और इसका निर्माण किसने किया है? एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 45 का आंसर आपका था ए। ठीक है, एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोगों को पता ही है उपलब्धि परीक्षण जो हमारे उसमें ये भी सिलेबस में दिए गए हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह दिए गए हैं ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें दी गई हैं। विश्वसनीयता, अस्पष्टता, वैधता या वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 46, इसका आंसर हो जाएगा अस्पष्टता। देखिए उपलब्धि परीक्षण जो है वो विश्वसनीयता के बारे में भी बात करता है ना, वो कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विद्यार्थी के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब बच्चे को कितना नॉलेज है, चाहे वो व्यवहारिक फॉर्म में हो चाहे वो सैद्धांतिक फॉर्म में हो, उसके लिए किया जाता है। अगला है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अधिगम अनुभव, शिक्षण अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य या फिर मूल्यांकन। तो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। देखिए मूल्यांकन में अधिगम अनुभव होता है, शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं तथा मूल्यांकन भी होता है। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो एनसीईआरटी है उसकी पुस्तक क्या है? मूल्यांकन की अवधारणा है। ठीक है, मतलब मूल्यांकन ही उसकी अवधारणा पे बेस्ड ही क्या है, उसने अपनी पुस्तक भी रखी हुई है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर स्तर में कला शिक्षा को जोड़ने की बात इसके तहत की गई है। क्यों की गई है आखिरकार? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, और केवल एक या फिर ए और बी दोनों। तो कला शिक्षा क्यों जरूरी है आखिरकार, क्यों इसे लागू किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को भी क्या करना है? विकसित करना है। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी देखिए छोटा बच्चा अगर एक ड्राइंग करता है ना तो बड़ा वो फ्री फील करता है। ठीक है, तो उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी कहीं ना कहीं होता है। खाली सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन व ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना ही था। आगे बढ़ते हैं। डैश मापन में भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संरचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन कह सकते हैं, निदानात्मक आप लोग पता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कह सकते हैं, योगात्मक मतलब समेटिव इवैल्यूएशन, और लास्ट है आपका सीसीई टाइप का ही। ठीक है, तो याद रखिएगा
मापन जो है अगर सभी कुशलताओं और निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देगा, संपूर्ण, अगर संपूर्ण तौर पे कहीं पे भी नाम आ गया संपूर्ण रूप से ऑब्जर्व करते हुए बता रहा है, तो याद रखेंगे योगात्मक मूल्यांकन क्या हो जाएगा, फिर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो साल के क्या होता है, अंत में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, या 2 और 3 सही हैं। मतलब अगर एक बच्चा है, उसने एक स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं, लर्निंग ली है, तो उस जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके हमें अगर पता करना है कि उसने कितना सीखा है, कहाँ तक वो पहुंचा, तो ये नापने के लिए हम क्या चीज़ प्रयुक्त में लाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में उपलब्धि परीक्षण भी यूज़ किया जाता है और निष्पत्ति परीक्षण भी यूज़ किया जाता है। तो 2 और 3 दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे लगे आज के क्वेश्चंस आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बात कर दे रही हूँ, क्योंकि आरटी के बारे में मैंने बात की थी, तो उससे रिलेटेड आरटी में प्राइमरी अगर लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्लास में क्या कहा गया है, एक चीज़ कही गई है कि आपका जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं वो कितने हैं, 800 होने चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्री में 1000 होने चाहिए। ठीक है, वर्किंग डेज जो हैं टीचर के वो 200 हैं प्राइमरी में, और एलिमेंट्री में 220 हैं। ठीक है, और नॉर्वे पहला देश था इसे लागू करने वाला, भारत 135वां देश था। हमारे 86वां संविधान संशोधन के आर्टिकल 21A के तहत इसके बारे में बात की गई है, आरटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। और अपने घर से अगर प्राइमरी के बच्चों के लिए कहें तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, और अगर आप एलिमेंट्री के लिए कहें तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए कि स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि एनरोलमेंट रेशो भी बढ़े और बच्चा क्या है, सुगमता से अपनी परीक्षा भी दे सके और स्कूल में बना रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात में इसके अंदर बात की गई है। बात करें एक्शन रिसर्च की, तो सबसे पहले कर्ट लेविन ने इसके बारे में बात करी, और एजुकेशन में इसका यूज़ एम कोरे द्वारा किया गया। ठीक है, थैंक यू।